जय हिंद कैडेट्स। हमारा आज का टॉपिक है नीति आयोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और इस नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप थोड़ा उत्सुक भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज हम जानेंगे कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग कहाँ कहाँ तक कार्य करता है और नीति आयोग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपके BSc सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो है योजना आयोग, जो कि नीति आयोग का एक तरीके का बेस है, हम उसके विषय में बात करेंगे। तो है लोक कल्याणकारी शासन की संकल्पना के उद्देश्य के तहत, यानी कि लोक के कल्याण के लिए, ऐसे शासन की संकल्पना के लिए ऐसा उद्देश्य लेकर के हम 15 मार्च 1950 को हमारी भारत सरकार योजना आयोग की स्थापना एक स्वतंत्र संस्था के रूप में करती है। ठीक है, जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। आप जानते हैं कि रूस की तर्ज पर हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो ये जो है वहीं का है, पंचवर्षीय योजनाएं चलाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, इसे योजना आयोग कहा गया। ये योजनाएं बनाता था। फिर 1 जनवरी 2015 को इस संस्था का नाम व स्वरूप बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 गाइस, आपको पता होना चाहिए, बीजेपी की गवर्नमेंट तब आ गई थी और नरेंद्र मोदी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने 1 जनवरी 2015 को इस संस्था का नाम बदल दिया। किसका? योजना आयोग का। क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग, तो आप समझिए नीति क्या है। नीति NITI शॉर्ट फॉर्म है किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का परिवर्तन संस्थान। तो ये जो है नीति का शॉर्ट फॉर्म है, नीति जिसका फुल फॉर्म होती है हिंदी में राष्ट्रीय भारत का परिवर्तन संस्थान। तो ये योजना आयोग का नाम बदल करके किया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। गाइस डेट याद रखिए, कई बार पूछा जाता है जैसे कि BSc सर्टिफिकेट में, और वैसे भी NCC के BSc सर्टिफिकेट में वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो केंद्र सरकार से रिलेटेड होती हैं, उनकी नीतियों से रिलेटेड होती हैं, उनके संस्थानों से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो होती है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह वगैरह की सारी आती हैं। उसी के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीति आयोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग सरकार की थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? आगे जानते हैं कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाला एक पक्षीय नीतिगत कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया गया। गाइस काफ़ी टफ है लैंग्वेज, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इजी कर रहा हूँ। क्या है कि केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को, मतलब जो केंद्र से राज्य की तरफ सिर्फ एक पक्षीय चल रहा था, मतलब जो सिर्फ केंद्र संचालित कर रही थी, वो राज्यों को मानना पड़ रहा था। तो उस क्रम को इन्होंने ब्रेक किया, जो कि योजना आयोग में चल रहा था उसे इन्होंने ब्रेक किया और क्या किया? एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में, मतलब परिवर्तन किया विकास की इच्छा के हेतु। क्या किया? राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से उसे बदल दिया गया। मतलब राज्यों की वास्तविक भागीदारी उसमें सुनिश्चित हुई और जो उसकी सतत यानी कि निरंतर भागीदारी हुई। मतलब अगर अब कोई नीति आयोग में कोई भी नीति का निर्धारण किया जाएगा, कोई भी नई नीति बनाई जाएगी, तो उसमें राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। राज्य जो है उसमें भागीदार होंगे, उनकी सलाह मानी जाएगी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और उनके प्रश्नों का जवाब उनको दिया जाएगा। अगला है नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना क्या है। तो कैडेट्स ये जो कि सेंट्रल लेवल की है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास काफ़ी पावर्स है, तो वही होगा अध्यक्ष प्रधानमंत्री। वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो वही हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से सदस्य होते हैं उसमें, तो हम देखते हैं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष। मान लीजिए हमारे मोदी साहब जो हैं कई कारणों से कभी हमेशा बाहर रहते हैं देश से, जैसे कि मान लीजिए रूस की यात्रा पर गए या फिर जापान गए हैं या कहीं भी गए हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं, देश की किसी कोने में चुनाव में व्यस्त है और इस समय नीति आयोग की बैठक चल रही है, तो उन्हें एक उपाध्यक्ष की जरूरत वहाँ पे पड़ेगी और ये प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो। फिर है संचालन परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। जैसा कि मैंने कहा, राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, सतत भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो कौन है? राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
ठीक है। अगला है क्षेत्रीय परिषद, जहां आप देख पा रहे हैं कि विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक लेगा। ठीक है। फिर तदर्थ सदस्यता, आप समझिए कि तदर्थ सदस्यता में अग्रणीय अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य लिए जाते हैं। तो ये अग्रणीय अनुसंधान क्या है, आपके दिमाग में आया होगा तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास DRDO है, इसरो है, या फिर डॉक्टर होमी जहांगीर वर्मा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो इस तरीके से ये जो हमारे प्रमुख सेंटर हैं, तो आप जान रहे हैं ना कि ये हमारे भारत के विकास में कितना योगदान दे रहा है। इसरो हमारी अंतरिक्ष यानी कि हमारी स्पेस से रिलेटेड कितना है, कि तरह तरह की मिसाइलें डेवलप करता है। DRDO जो है तरह तरह की मिसाइलें डेवलप करता है, उनको लॉन्च करता है, मतलब उनको टेस्ट करता है। और जो है जैसे कि हमें न्यूक्लियर पावर बनने के लिए इन्होंने काफ़ी हेल्प की है, हमारी होमी जहांगीर वर्मा वगैरह ने। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो है हमारे भारत को जो है लगातार डेवलप कर रहे हैं और हमें विश्व में एक अलग पहचान दिला रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारे अग्रणीय अनुसंधान है। और जाहिर सी बात है, जब हम कोई नीति का निर्धारण करेंगे तो हमें इनसे भी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा ना हो हमारे द्वारा बनाई हुई नीति कहीं इन पर खतरा आए तो या इन्हें कहीं ना कहीं हम इनके कार्यों को बाधित करें, तो इस वजह से इन्हें भी उसमें शामिल किया जाता है। इनकी भी नीतियाँ, इनसे भी सुझाव लिए जाते हैं कि हमें आगे ऐसा क्या करना चाहिए। चलिए, अगला है हमारा पदेन सदस्यता, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। जो प्रधानमंत्री जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, तो प्रधानमंत्री जो है अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से अधिकतम 4 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। ठीक है, पदेन सदस्य के रूप में। उसके बाद होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि अपने DM लेवल के होते हैं। ठीक है, IAS अधिकारी होते हैं। तो भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। फिर विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। जैसे कि अगर हमें अर्थशास्त्र, मतलब अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई कार्य करना है, कोई नीति तैयार करनी है, तो हम अर्थशास्त्रियों को बुलाएंगे। हम जो है अगर शिक्षा के क्षेत्र में बुला रहे हैं तो हम शिक्षाविदों को बुलाएंगे। अगर हमें कोई कृषि के क्षेत्र में करना है तो हम कृषि वैज्ञानिकों को बुलाएंगे। तो ऐसे ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में और भी कई सारे क्षेत्रों में जहाँ हम कार्य करेंगे तो हम उनसे संबंधित विशेषज्ञों को बुलाएंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे विशेषज्ञ हमारे देश में हैं उनको बुलाएंगे और जो है उनसे पूछेंगे कि हमको क्या कुछ खास नीति बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ काम के ही है। ठीक है, तो ये जो है योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग बनाया गया, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है, कितना बड़ा कार्य क्षेत्र में चेंज हुआ है। कहाँ योजना आयोग सिर्फ 5 वर्षीय योजनाओं पर कार्य करता है और कहाँ नीति आयोग जो है तरह तरह की नीतियाँ बना रहा है। आगे हम देख रहे हैं कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा। मतलब ग्रामीण स्तर से हम निचली इकाई से शुरू करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये भारत हमारे गांव में बसता है। अगर भारत का डेवलपमेंट चाहते हो तो हमारे गांव का डेवलपमेंट करो। तो वही चीज़ है कि हम ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करेंगे और इसके लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा और जो नीति आयोग है वो इसे लगातार उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रैक्टिशनरों एवं अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। कुल मिला जुला करके जो है ये भारतीय जनता के कल्याण के लिए योजनाओं को बनाएगा। ठीक है, योजनाओं को तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा, यानी कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर जोर देगा। ठीक है, तो हमारे देश में स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। तो नए भारत को एक प्रशासनिक बदलाव की ज़रूरत है। नीति आयोग कह रहा है कि नए भारत को एक प्रशासनिक बदलाव की ज़रूरत है, जिसमें सरकार एक सक्षमकारी संस्था हो, जिसमें सरकार जो है वह एक सक्षमकारी हो, यानी कि वह सक्षम हो अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने देश को एक मजबूत देश बनाने के लिए, अपने देश को एक विकसित देश बनाने के लिए सक्षम हो, ना कि वह पहला और आखिरी सहारा हो जनता का। ठीक है, जनता को मजबूत करे वो। अगला है नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनके विषय में हम देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन। तो यहाँ पे सिर्फ उनका गठन नहीं करना है, क्योंकि ग्राम पंचायत काफ़ी टाइम पहले से बन चुकी हैं, 1993 से ही शायद मेरे ख्याल से।
और जो है उनको अपग्रेड कर रहे हैं, उनको नई नई पावर्स दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप इन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। और उनकी तरह तरह की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो है, जिसमें हम सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करा रहे हैं या फिर व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवा रहे हैं प्रत्येक परिवार में। साथ ही साथ हम जो है ग्रामीण आवास योजना जो है वो चल रही है हमारी, ठीक है। नागरिकों को उचित काम की व्यवस्था, जैसे कि मनरेगा सर्वोत्तम उदाहरण है। मनरेगा एनसीसी के बीएससी सर्टिफिकेट में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अलग से। फिलहाल तो आप ध्यान रखिए कि नागरिकों को उचित काम की व्यवस्था कराना, श्रमिकों के लिए उचित वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था मनरेगा में कराई जाती है। साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड समझ सकते हैं कि शोषण नहीं करना है जनता का, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर योजनाएं बन रही हैं। स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में सहायता, समझ रहे हैं आप कि स्त्रियों को हम बराबरी का अधिकार दे रहे हैं। अगर वह प्रेग्नेंट हैं तो उनसे संबंधित उनको सवेतन छुट्टी पर भेजने का कार्य भी है, ठीक है। फिर है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये जो है प्रावधान किया गया है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। फिर है दलित वर्ग का उत्थान, यानी दलित वर्ग के उत्थान के लिए आपको निरंतर योजनाएं बनानी है। जो भी योजनाएं आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है भारत की जनता के लिए बनाएंगे। और उसमें जो दलित वर्ग है, जो कि हमारा दबा हुआ वर्ग है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, हम इस वजह से पीछे रह गए क्योंकि हमारा सारा जो वर्ग था, हमारी जो सारी जनता थी, वो हमारे साथ नहीं थी, सबने सहयोग नहीं किया था। और इस चीज़ को आज की सरकार समझ रही है कि हमको सबको साथ लेकर चलना है, यानी कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर जनसाधारण के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना जो है, वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं, जहाँ पर 5 लाख तक का स्वास्थ्य फ्री है, ठीक है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं, जहाँ पे आपको कम दाम में अच्छी से अच्छी मेडिसिन उपलब्ध है। और मैं आपसे रिकमेंडेड करूँगा कि आप जाइए और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ही दवाइयाँ खरीदिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कम दाम में अच्छी चीज़ें मिल रही तो आपको लेनी चाहिए। आप अपना रुपये वेस्ट नहीं करना चाहेंगे और इससे हमारी योजनाओं को भी फ़ायदा होगा। अगला है कृषि तथा पशुपालन संगठन के लिए कार्य। अभी कृषि कानून आए थे, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में सर्वे हुआ है और उसमें बताया गया है कि 80% से अधिक जो किसान संगठन थे वो पक्ष में थे कृषि कानूनों के, बाकी 20% बवाल कर रहे थे और बाकी पार्टियों ने सपोर्ट कर रही थी। खैर वो अलग बात है। फिलहाल कृषि और पशुपालन संगठन के लिए सरकार को योजनाएं बनानी है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। चलिए, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण वो तो होता रहता है, जैसे कि ताजमहल है। इस समय ताजमहल की मीनारों को लेकर के सोच चल रहा है कि कहीं वो खिसक तो नहीं रही हैं। साथ ही साथ लाल किला है और जो है कई तरीके के मंदिर मस्जिदें हैं। साथ ही साथ कुछ प्रमुख स्थल, जैसे कि गांधी जी का जन्म स्थल है और साबरमती आश्रम है, शांति निकेतन है, तो ये हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, स्थल हैं। तो इनका संरक्षण सरकार को करना है, उनके लिए नीतियाँ बनानी है। शासन और न्याय संबंधित तत्व जो हैं उन पर भी आपको नीतियाँ बनानी है। शासन से संबंधित और न्याय से संबंधित लोगों को टाइम पे न्याय मिले, वगैरह वगैरह। तो ये है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी आप समझ पा रहे हैं कि योजना आयोग को उठा करके विकसित किया गया और एक नीति आयोग बनाएगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्वों पर भी अपने विचार जो है सरकार को देगी कि आपको कैसी नीतियाँ बनानी चाहिए। तो ये था नीति आयोग। और मेरे ख्याल से आज नीति आयोग, जो कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि नीति आयोग के विषय में आज आप क्या क्या जानेंगे, मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें जान चुके होंगे। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का कार्य क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, का क्षेत्र कहाँ तक फैल चुका है। और नीति आयोग, जैसे कि मैंने बीच में एक लाइन पढ़ी थी कि नीति आयोग जो है राज्यों को साथ लेकर के चल रहा है, यानी कि सबका साथ सबका विकास का नारा सही हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इसे नोट करें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गाइज नोट करें, ध्यान रखें कि एनसीसी के बीओसी सर्टिफिकेट में ऐसे पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं। और मेरी एक सलाह, आप जो है ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एनसीसी के बीएससी सर्टिफिकेट में ये कंपटीशन नहीं हो रहा है कि आप जो है फर्स्ट आ जाएंगे या दूसरा बंदा फर्स्ट आ जाएगा। आपको अपनी ग्रेडिंग मजबूत करनी है। गाइस ध्यान रहे, कंपटीशन अभी के लिए है, लेकिन दोस्ती आपकी लाइफ टाइम तक चलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।